पुनः आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण भारत के समाजशास्त्रियों के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और ब्लॉक 3 की इकाई 10 और इकाई 11 आज आपके बीच हम चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री और मानवशास्त्री प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ब्लॉक 10 में और ब्लॉक 11 में प्रोफेसर रामाकृष्ण मुखर्जी की चर्चा होगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम ब्लॉक 10 के एम.एन. श्रीनिवास के ऊपर चर्चा करने। ब्लॉक 10 में आपके कोर्स में ये कवर किए गए हैं। एम.एन. श्रीनिवास को समझना बहुत आवश्यक है भारतीय समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए और भारतीय मानव शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा समाजशास्त्री है जिसने बड़ी मौलिक अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं भारत के समाज को समझने के लिए, ग्रामीण समाज को में हो रहे परिवर्तन को समझने के लिए, भारत की सामाजिक संरचना के संदर्भ में। तो इसलिए हम भारत में जब भी समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं तो एम.एन. श्रीनिवास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। एम.एन. श्रीनिवास ने भारत के समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी। अब चलते हैं, सबसे पहले हम एम.एन. श्रीनिवास के कुछ जो जीवन परिचय है, जो उनका बायोग्राफिकल बैकग्राउंड है, उसकी चर्चा कर लें। उसके बाद हम उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उनको रेखांकित करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास का नाम मूलतः मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास है। मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, आप जानते हैं साउथ में पहले जिस जगह से कोई व्यक्ति आता है उस जगह का नाम, फिर उसके जो पूर्वज हैं यानी उसके जो अग्रज हैं यानी जो उसके माता पिता हैं या दादा दादी हैं उनका नाम, और फिर उसके बाद तीसरा नाम उनका होता है। ये परंपरा वहां पर थी। तो उसमें कर्नाटक में मैसूर, बेंगलोर के में कर्नाटक में जो मैसूर जिला था, ये मैसूर के रहने वाले थे, मैसूर शहर के। तो मैसूर शहर के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के आगे मैसूर लिखा है। नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, तो श्रीनिवास इनका नाम है और इनको शॉर्ट में हम लोग एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर, अभी 16 नवंबर हाल में बीती है, तो 16 नवंबर 1916 में हुआ और मैसूर शहर के एक निकट एक गांव था, उसमें उनका जन्म हुआ। वो पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। तो उनका जो शुरुआत का जो लालन पालन है वो उस ऐसे माहौल में हुआ जहां ब्राह्मण परंपराओं को देखा जा रहा था। अब ये मैसूर शहर से बहुत दूर गांव नहीं था, 20 मील पर उनका गांव था और शिक्षा के लिए वे सब, उनके बड़ भाई, वे सब लोग मैसूर शहर में आए और वहां पर उन्होंने परिवार के साथ शिक्षा प्राप्त की। इनका परिवार शिक्षा के ऊपर बहुत बल देता था, तो इनके जो सबसे बड़े भाई थे वो स्कूल में एक शिक्षक थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे और फिर वो मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर भी हो गए थे। उन्होंने श्रीनिवास को लिखने का कौशल सिखाया और लेखन कौशल सुधारने का भी आग्रह किया, कहा कि आप अपनी लेखनी को सुधारें। और वहीं पर एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए R.K. नारायण। आप सब जानते हैं R.K. नारायण के मालगुडी डेज के नाम से बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास की सीरीज आई। वही R.K. नारायण ने उनके पांडुलिपियों को करेक्ट कर करके उनको अंग्रेजी लेखन भी सिखाया। खैर ये एक दूसरी बात है। यहाँ बौद्धिक विचारों की बात करें कि एम.एन. श्रीनिवास के ऊपर कहाँ कहाँ का प्रभाव पड़ा, तो एम.एन. श्रीनिवास मुख्यतः 3 विश्वविद्यालयों से अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं। एक तो मैसूर विश्वविद्यालय, जहां पर उन्हें A.R. वाडिया और A.R. वाडिया के साथ उनके साथ M.H. कृष्णा के संरक्षण में सामाजिक दर्शन का उन्होंने अपना
अध्ययन किया और उसका प्रभाव उनके वैचारिकी में पड़ता है। उसके बाद दूसरा बम्बई विश्वविद्यालय, जहाँ पर उनका सानिध्य जीएस घुरिये से हुआ। जीएस घुरिये ने उनको अपनी शिक्षा दी। और तीसरा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब गए पढ़ने के लिए, तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन तथा रेडक्लिफ ब्राउन के अलावा इवांस प्रिचर्ड ने उनका एक जो शोध का दृष्टिकोण था वो विकसित किया। तो उनके ऊपर इवांस प्रिचर्ड और रेडक्लिफ ब्राउन, ये दोनों स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, ब्रिटिश स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के रूप में जाने जाने वाले बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। इनका प्रभाव एम.एन. श्रीनिवास पर पड़ता है। तो श्रीनिवास घुरिये से भी भारतीय समाजशास्त्र में प्रभावित हैं। उधर ब्रिटेन के समाजशास्त्री और मानवशास्त्री इवांस प्रिचर्ड और जो रेडक्लिफ ब्राउन है, इनसे भी वो अपने रिसर्च में गाइडेंस प्राप्त करके अपनी शोध को विकसित कर रहे हैं। तो और अपना उनका मार्गदर्शन उनको प्राप्त है। तो इस प्रकार से उनकी पूरी जो बौद्धिक क्षमता का निर्माण है वो मुख्यतः 3 विश्वविद्यालयों से है, मैसूर, बम्बई और ऑक्सफोर्ड। घुरिये द्वारा घुरिये ने इनको कहा कि आप कन्नड़ जाति में विवाह और परिवार के तमाम स्वरूप और हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करें। तो घुरिये का बात मानकर इन्होंने एक संक्षिप्त क्षेत्र में अध्ययन किया कन्नड़ परिवारों में विवाह और परिवार के ऊपर, और इसी अध्ययन को इन्होंने एक शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, 1942 में अपनी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। ऑक्सफोर्ड में रहकर उन्होंने डीफिल यानी पीएचडी जिसे कहा जाता है आजकल डॉक्टरेट डिग्री, वहां पर ऑक्सफोर्ड में डीफिल कहलाता है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, तो डीफिल उपाधि प्राप्त की। और वहां पर शोध कार्य में रेडक्लिफ ब्राउन की देख में इन्होंने अपना डीफिल पूरा किया। और चूंकि ये काम जब कर रहे थे तो रेडक्लिफ ब्राउन वहां से शिफ्ट कर गए, तो उसके बाद वो इवांस प्रिचर्ड के परिवार उसमें संरक्षण में इन्होंने काम किया। और वो काम उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच में इन्होंने कूर्ग का जो कूर्ग एक स्थान है, वहां पे कूर्ग के जो डेटा था, कूर्ग से जो अध्ययन एकत्रित किया था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी शोध लिखी। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टीव फुलर ने अपने एक साक्षात्कार के साथ जब श्रीनिवास ने इस बात का खुलासा किया कि अक्टूबर 1945 और 1946 के मध्य इन्होंने जो शोध प्रबंध अपना जो पीएचडी का डीफिल का जो डिसर्टेशन था वो तैयार कर लिया था, और उसमें उन्होंने धार्मिक संस्कार शैली के ऊपर जो रेडक्लिफ ब्राउन से उनका विचार विमर्श हो रहा था उसको उन्होंने उस पे लिखा था, उसकी सामग्री तैयार की थी। और ये उसमें उन्होंने प्योरिटी एंड पोल्यूशन, शुद्धता और मलिनता जैसे कॉन्सेप्ट्स की को एग्जामिन किया था। और कूर्ग वो जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें जो कन्नड़ लोग थे उसमें उन्होंने विवाह की पद्धतियों के ऊपर भी, विवाह की शैली के ऊपर भी, उसके पैटर्न के ऊपर भी उन्होंने अध्ययन किया और उसको अंडमान द्वीप समूह में जाकर उसको एक्सटेंड करके देखा कि क्या वहां पर इसी कूर्ग की जो मैरिज पैटर्न है वो कहीं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने किया। फिर उन्होंने परिवारों के संदर्भ में जॉइंट फैमिली ओक्का नाम का, जो ओक्का बोलते हैं संयुक्त परिवार व्यवस्था जो कूर्ग में होती थी, ओक्का की स्टडी की गांव में जाकर। तो उन्होंने एक प्रकार से बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया फील्ड विजिट करके, फील्ड में जाकर अपने जो क्षेत्र में जाकर जो आंकड़े और अनुभव एकत्रित किए उसके आधार पर उन्होंने कार्य किया। और उनका बहुत महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है वो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के विचार उन्होंने प्रस्तुत किए कि भारत में किस तरह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हो रही है और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हो रही है। इसकी बात उन्होंने अपनी
शोध में किया है सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में। तो उनके जो इवांस प्रिचार्ड के साथ जो उनका काम है, शोध प्रकाशित हुआ, वो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूल्स ऑफ साउथ इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका पीएचडी डीफिल का शोध का कार्यक्रम है। और वो उन्होंने लिखा जाकर ऑक्सफोर्ड में, वो है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूल्स इन साउथ इंडिया, कोर्स ऑफ साउथ इंडिया नाम की पुस्तक से। तो ये पुस्तक 1951, अच्छा ये सब करने के 46 में ये किताब लिखी, और उसके ये वहां से ऑक्सफोर्ड से 1951 में भारत लौट आते हैं। और भारत में इन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की, और वो समाजशास्त्र में बड़ौदा में रहे। उसके बाद 1959 में श्रीनिवास नई दिल्ली में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र का नव स्थापित जो अध्यक्ष पद था, उसमें उन्होंने कार्य किया वहाँ पे 1959 में। और वहाँ पर वो काफी दिनों तक 1966 और 69 के तक वो कार्य करते रहे। फिर वो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष रहे। इंडियन समाजशास्त्र जो भारतीय समाजशास्त्र परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है, उसके अध्यक्ष रहे। इस संस्था की पत्रिका है सामाजिक बुलेटिन, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, उसके वो संपादक रहे। उसको उन्होंने शुरू ही किया था बल्कि वर्ष 1972 में। और ये सब काम करने के साथ साथ 1972 में वो रिटायरमेंट होने के उपरांत कर्नाटक अपने राज्य लौट गए, और वहां पर उन्होंने एक नए संस्थान की स्थापना की, आइजैक के नाम से, बड़ा पॉपुलर संस्थान है वो है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, आइजैक संक्षेप में कहते हैं। ये बेंगलोर में स्थापित किया, कर्नाटक में। और वहां पर ये उसके फाउंडर डायरेक्टर के रूप में वहां पर रहे, और वहां पे उन्होंने संयुक्त निदेशक से लेकर निदेशक का पद लिया। और उनका दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में समाजशास्त्र को विभिन्न स्तर पे बढ़ाने का काम एम.एन. श्रीनिवास ने किया। इसलिए एम.एन. श्रीनिवास समाजशास्त्र के भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में देखे जाते हैं, और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र विषय में मौलिक अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का, और साथ ही साथ उत्तर भारत में विभिन्न संस्थाओं में समाजशास्त्र विषय की स्थापना करके समाजशास्त्र को पढ़ाने के लिए, शोध करने के लिए, मौलिक सिद्धांत देने के लिए उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से उनके क्या विचार थे। तो जैसा हमने बताया कि ये ऑक्सफोर्ड में संरचनात्मक प्रकार्यवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से प्रभावित थे। दिस इज ए स्कूल, एक्चुअली स्कूल ऑफ थॉट। यह एक विचारधारा है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद। इस संरचनात्मक प्रकार्यवाद की विचारधारा को उन्होंने हिंदुस्तान में लागू किया समझने के लिए भारत के समाज को, और भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन को उन्होंने देखा कि कैसे हम इसमें भारतीय जो समाज की संरचना है, सामाजिक संरचना है, उसकी अवधारणा प्रस्तुत की। और ये रैडक्लिफ ब्राउन से उन्होंने बोरो किया ये कॉन्सेप्ट। रैडक्लिफ ब्राउन इस बात को यूरोप में कह रहे थे, हम ब्रिटेन के समाज के लिए कह रहे थे, उसको उन्होंने भारत में इस्तेमाल किया। और रैडक्लिफ ब्राउन और इसके अलावा इवांस प्रिचर्ड ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया है। तो रैडक्लिफ ब्राउन जब सेवानिवृत्त हुए, इवांस प्रिचर्ड ने संभाला। तो ये दोनों का जो मिला जुला प्रभाव है दृष्टिकोण का, ये श्रीनिवास के कार्यों में दिखाई पड़ता है, उनकी बौद्धिक विचारधारा में दिखाई पड़ता है। अब ये कैसे दिखता है ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कह रहे हैं कि जो भारत का समाज है, वो भारत के समाज को समझने के लिए हमें इसकी संरचना समझनी होगी, और ये कैसे कार्य करता है, ये दोनों को मिलाकर समझना होगा। अगर भारतीय समाज के यथार्थ को समझना है, उसकी रियलिटी को समझना है, सोशल रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी समझना है, तो हाउ इंडियन सोसाइटी फंक्शंस,
कैसे भारत का समाज कार्य करता है प्रकार्यवाद के दृष्टिकोण से, और कैसे उसकी संरचना निर्मित हुई है, इन दोनों के दृष्टिकोण से संरचनात्मक प्रकार्यवाद जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के दृष्टिकोण से हमको समझना होगा। ये बात एम एन श्रीनिवास कह रहे हैं। और एम एन श्रीनिवास ने इसी को कहने के लिए भारत के समाज की संरचना है यानी जाति व्यवस्था, उस जाति व्यवस्था को भारत की सामाजिक संरचना के रूप में स्पष्ट किया, और उसको कहा कि ये जो जातिगत समाज में जो जाति रूपी संरचना है, संस्थाएं जाति रूपी निर्मित होती हैं, ये जो संरचना है ये कैसे कार्य करती है, उसका कार्य भी उन्होंने बताया कि कैसे एक जाति दूसरे जाति को के साथ मिलकर काम करती है। तो ये जातीय संरचनाओं के संदर्भ में उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये जो जातीय संरचना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके प्रकार को भी उन्होंने रेखांकित किया है। तो जैसे भारतीय समाज में कृषक वर्ग है, कृषक संघर्ष है, असमानता है, जातीयता है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, इन सब चीजों को, इनके बीच अंतर संबंधों को समझने के लिए उन्होंने यही दृष्टिकोण अपनाया, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण या संरचनात्मक प्रकार्यवाद का दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया। दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एम एन श्रीनिवास का है कि उन्होंने एक अदर्स के क्या कि मतलब भारतीय समाज में जो समाज एक मुख्य धारा का समाज होता है, एक उसके एक समाज में एक हर व्यक्ति अन्य का एक सहारा लेता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अपनी संस्कृति की बजाय अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करना भी उन्होंने महत्वपूर्ण समझा, और इसीलिए एक अपनी संस्कृति की से अंतरंगता की वजह से उसको महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा ना हो जाए, इसलिए वो समझो। और दूसरा, शोधकर्ता के स्वयं का पूर्वाग्रह शोध कार्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अदर्स की स्टडी भी उन्होंने करने को कहा। तो ये एक उनका टूल था, और उस टूल को, उस यंत्र को उन्होंने मानव शास्त्री और समाज शास्त्रियों को समझाया कि हम अपनी संस्कृति को समझें और अन्य की भी संस्कृति को समझें। तो ये जो अन्य की संस्कृति है, अन्य का मतलब अदर लोगों की जो संस्कृति है, उसको भी समझेंगे तब हम अपनी संस्कृति को कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि केवल हम अपनी संस्कृति की बात करते रह जाएंगे, अन्य संस्कृतियों के तुलना करके हम कोई चीज निकाल नहीं पाएंगे। तो श्रीनिवास कहते हैं कि भारतीय मानव शास्त्रियों को क्षण क्षण भाषा, बोली, धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग, प्रजाति सभी भिन्नताओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत के अंदर क्या था कि कोस कोस पर भाषाएं बदलती थी, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे भाषाएं बदलती थी, डायलेक्ट जिसे हम कहते हैं, बोली बदलती है, धर्म बदलता है ना, जाति बदलती है, वर्ग बदलता है, प्रजाति संबंधी भिन्नताएं अलग अलग आती हैं। तो ये जो अलग अलग है, जैसे आप एक जगह जाएं और 200 किलोमीटर आगे जाएं तो वहां पे कुछ और लोग, कुछ और बोली बोलने वाले लोग, कुछ और मान्यताओं को मानने वाले लोग, तो ये यहाँ के लिए वो लोग अन्य हो गए, फिर वहां से जाएंगे तो अगले अन्य होंगे। तो ये इस तरीके से अन्य लोग जो हैं ये समीपवर्ती गांव हो गए, मतलब नजदीक के गांव हो गए, या नजदीक के जिले हो गए, या नजदीक की जनजाति हो गई, या नजदीक के बस्तियां हो गई। तो ये सब उनको उन्होंने अन्य का कहा, अदर्स कहा, और अदर्स के कॉन्टेक्स्ट में, अदर के संदर्भ में अपने आप को समझने की बात उन्होंने रखी। ये बहुत एक प्रकार की पद्धति है, एक प्रकार की का तरीका है अपने समाज को समझने के लिए। तो श्रीनिवास का मानना था कि मानव शास्त्रीय तकनीक को अपने स्वयं के परिवार और जीवन के अध्ययन तक विस्तार दिया जाना चाहिए। लेखक अपने जीवन के शुरुआती वर्षों से ही लोगों की जीवन शैलियों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील था, और यही कारण था कि जो उन्होंने एक जो कूर्ग में रहने वाले उन ग्रामीण परिवारों में विवाह है या उनकी परिवार व्यवस्था है, जिसको ओक्का कहा,
इनमें जो छोटे छोटे परिवर्तन अन्य लोगों की अपेक्षा हो रहे थे उसको वो पॉइंट आउट कर रहे थे, वो उसको बता रहे थे। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका अदर्स के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके कंट्रीब्यूशन का एंगल दिखाई पड़ता है, वो ये है कि अगर आप देखें कि भारत में ब्रिटिशर्स के टाइम में कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे आए जिन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर अध्ययन किया, लेकिन वो अध्ययन उन्होंने टेक्स्ट के जो पूर्व के जो टेक्स्ट थे, पूर्व की जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों के आधार पे लिखा। वो जैसे कि ल्यू ड्यूमा फ्रेंच स्कॉलर था, फ्रांस का एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो जब आता है भारत में और वो भारत की जाति व्यवस्थाओं के बारे में 1940 के दशक में जब वो लिख रहा है, तो वो उसकी किताब है होमो हायरार्किकस। होमो हायरार्किकस में उसने पाठीय दृष्टिकोण बनाया। पाठीय दृष्टिकोण का मतलब कि विभिन्न भारत के अंदर उपलब्ध विभिन्न पूर्व ग्रंथों के, पुराने जो ग्रंथ थे, पौराणिक ग्रंथ थे, उनको पढ़कर भारत के समाज को समझकर, फिर जाति के को समझकर, फिर उसने जाति के ऊपर कुछ टिप्पणियां करी भारत में, और उसमें होमो हायरार्किकस बताया, कहा कि ये जो मनुष्य ये जो प्रजाति है, मानव प्रजाति, इसमें हायरार्की मेंटेन रहती है। हायरार्की मतलब संस्तरणात्मक एक क्रम बना होता है, एक कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ उससे भी नीचे होंगे। तो ये संस्तरणात्मक क्रम में जातियां आपस में परस्पर बंधी होती हैं, और उसको उसने एक अच्छी थ्योरी, एक अच्छा सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन अगर आप देखें कि वो सिद्धांत किस पे आधारित है, वो सिद्धांत भारत में पूर्व ग्रंथों के अध्ययन के ऊपर आधारित है। तो ल्यू ड्यूमा जो है, वो ड्यूमा ने जो जातियों का अध्ययन दिया वो अपने पाठी, लेकिन दूसरी तरफ एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि नहीं, पाठीय अध्ययन आधारित या हम कुछ भी ज्ञान प्रस्तुत करें वो पूर्ण नहीं होगा। हमको क्षेत्र में जाकर, क्षेत्र परक दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, एम्पिरिकल रियलिटी जो है, फील्ड व्यू जिसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहा जाने लगा फील्ड व्यू, फील्ड में जाकर एक 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 दृष्टिकोण पैदा करना। फील्ड का मतलब यहाँ पर क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब यहाँ पर है कि मानव समूह में जिस भी समूह का अध्ययन किया जा रहा है, वहां स्वयं मानवशास्त्री या समाजशास्त्री शोधार्थी स्वयं फील्ड में जाता है, और उन फील्ड में जो क्षेत्र में जो समाज है, उस समाज का वो डायरेक्ट अनुभव करता है, और उस अनुभव आधारित ज्ञान को इकट्ठा करके कुछ विचार प्रस्तुत करता है। तो इसको फील्ड व्यू बोलते हैं। फील्ड व्यू का मतलब हुआ कि फील्ड में जाकर, कोई किसी किताब में कुछ लिखा हो हम उसके आधार पे ज्ञान पर प्रस्तुत करें, नहीं। वो कह रहे हैं फील्ड व्यू के आधार पर हम समाज के जो वास्तविकता है, सामाजिक यथार्थ है, सोशल रियलिटी है, उसके बारे में कुछ लिखेंगे। तो दूसरी तरफ जैसे हमने बताया कि बहुत सारे लोग पाठीय दृष्टिकोण, पाठ विषय दृष्टिकोण कहते हैं। पाठीय मतलब टेक्सचुअल, टेक्स्ट पे आधारित पर्सपेक्टिव को डेवलप कर रहे थे। टेक्स्ट क्या है, चाहे हमारे पुराण हो, चाहे मनुस्मृति हो, या चाहे तमाम तरह की आचार संहिताएं हो, उन सब संहिताओं को हम रखकर उसका अध्ययन करके उसके ज्ञान की समीक्षा करके एक अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये पाठीय, पाठ विषय दृष्टिकोण कहलाता है। दूसरी तरफ इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत है क्षेत्र परक दृष्टिकोण, यानी हम फील्ड में जाते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र से कुछ सीधा अनुभव प्राप्त करते हैं, और उस सीधे अनुभव को हम ज्ञान में बदलते हैं। तो दोनों में विरोध है, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास फील्ड व्यू की बात कर रहे हैं। एम.एन. श्रीनिवास कह रहे हैं कि हमें फील्ड व्यू आधारित ज्ञान डेवलप करना है। ये एक बड़ी बात थी, और उसके पहले भारत में फील्ड व्यू को सोशल साइंसेज में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। सोशल साइंसेज में हम
पाठीय पाठ विषय दृष्टिकोण की बात कर रहे थे। हम टेक्स्ट आधारित, जो टेक्स्ट हमारे पास पुराने अवेलेबल थे, हम टेक्स्ट आधारित ज्ञान को डेवलप कर रहे थे, एक दृष्टिकोण बना रहे थे, एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे थे और उसके ऊपर कुछ ज्ञान दे रहे थे, उसके ऊपर कुछ चीजें लिख रहे थे। तो ये जो चीजें हैं वो बदलती हैं और इनका जो तरीका है एम.एन. श्रीनिवास का, वो फील्ड व्यू आधारित है। तो ये एक नई बात सामने आई जिसको उन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से रखा और इसीलिए उन्होंने फील्ड में जाकर अध्ययन किए। फील्ड में मतलब मैंने बताया कि उन्होंने कूर्ग की जनजातियों में किया, उन्होंने तो बल्कि अंडमान निकोबार भी गए, उनका फील्ड वहां पे भी था, उन्होंने वहां पे भी अध्ययन किया। कूर्ग का तो बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के गांवों को समझना है तो भारत के गांवों में जाना होगा और भारत के ग्रामीण अध्ययन का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है रूरल स्टडीज के लिए। एम.एन. श्रीनिवास का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्योंकि भारत के गांवों में समाज, संस्कृति और सभ्यता तीनों को समझने के लिए उन्होंने फील्ड व्यू का सहारा लिया और यह जो शोध था भारत के गांवों का, रूरल, जो इंडियन विलेज के नाम से उनका अध्ययन है, वो भारत के गांवों में रह रहे कृषकों के जीवन शैली के ऊपर है, सामाजिक आंदोलनों के ऊपर है, उनके समाज में हो रहे परिवर्तन के ऊपर है। इन सब के अध्ययनों के ऊपर उन्होंने बल देते हुए भारत के गांव का अध्ययन करना, यथार्थ परक मतलब रियलिटी ओरिएंटेड जो व्याख्या है उसको करने के ऊपर बल दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भारत में गांवों के परिवेश में मिथकों का भंडाफोड़ किया, जो मिथक बने हुए थे गांव के बारे में उसको तोड़कर, उसको ब्रेक करके उन्होंने रियलिटी एक्सपोज की, रियलिटी को सामने लाए। और सेलेक्ट कमेटी ऑन द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी की 5वीं रिपोर्ट में गांव को एक लघु समाज के रूप में, एक लिटिल कम्युनिटी के रूप में उन्होंने एक निश्चल, निष्क्रिय और अपरिवर्ती इकाई माना। एक उन्होंने कहा कि जैसे ये जो इंडियन विलेजेस हैं, ये एक लिटिल कम्युनिटी के रूप में काम करते हैं और ये अपने आप में संपूर्ण है और इनको समझना हमको होगा। ये किसी बड़ी यूनिट के एक छोटी यूनिट नहीं है, वे अपने आप में कंप्लीट यूनिट है। तो भारतीय गांवों की वास्तविकता को सामने रखकर अत्यधिक एकांगी दृष्टिकोण का भी विरोध उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि असमानता, रोग और निरक्षरता के साथ साथ ग्राम संसाधनों के ऊपर भी प्रकाश डाला। तो अगर आप श्रीनिवास के अध्ययनों को का मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रेंज ऑफ स्टडीज उन्होंने रूरल एरियाज, रूरल कम्युनिटी या रूरल सोसाइटी इन इंडिया के बारे में प्रस्तुत की है। और श्रीनिवास ने गांव एवं राज्य के बीच जो स्टेट और जो मतलब विलेज और स्टेट के बीच में जो निरंतर संबंधों के आदान प्रदान है, उनका भी उन्होंने काफी अध्ययन किया है, उनके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणियां की हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन एम.एन. श्रीनिवास का है। ये प्री ब्रिटिश पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में और पोस्ट ब्रिटिश पीरियड में जो जिस तरह से चेंजेस हैं इंडियन विलेज सोसाइटी में, उसकी चर्चा वो करते हैं। बहुत सारी बातें हम जब डिटेल में जाते हैं तभी समझ पाएंगे, परंतु उनका विलेज के ऊपर, जो विलेज सोसाइटी जिसे कहते हैं, ग्रामीण समाज है, उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। और उनकी अवधारणा विलेज सोसाइटी में ही है कि, और खासतौर से विलेज सोसाइटी में ग्रामीण समाज में हो रहे परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और परिवर्तन भी किस तरीके का परिवर्तन, उनकी 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 जो बेसिक सामाजिक संस्थाएं हैं, यानी परिवार रूपी संस्था है या विवाह रूपी संस्था है या तमाम उनके सांस्कृतिक पक्ष हैं, वो कैसे बदल रहे हैं, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, ये कैसे उसमें आदान प्रदान हो रहा है, इसकी बात वो उन्होंने बड़ी गहराई से की है। और यही कारण है कि उन्होंने संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाओं को विकसित किया। अब श्रीनिवास ने जाति के ऊपर
भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। उनका तीसरा पक्ष, अगर हम जैसे अभी हमने कहा कि फील्ड व्यू और टेक्स्ट व्यू के बाद हमने आपको बताया कि उनका जो विलेज सोसाइटी का अध्ययन है वो, और अब विलेज सोसाइटी के बाद अगर हम उनके जाति के ऊपर हुए उनके अध्ययनों की बात करें तो श्रीनिवास ने सिद्ध किया कि जाति पदानुक्रम कठोर सामाजिक स्तरीकरण के ऐसे अनेक रूपों में से एक है जो इंडिविजुअल के प्रति विरोधा, मतलब जो पर्सनल नहीं है, वो कम्युनिटी बेस्ड है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जाति है वो स्टेटस के सीक्वेंस में है, जैसे उन्होंने कहा ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। ये इसके अंदर एक मतलब सोशल पोजीशनिंग है, और प्रत्येक जाति जो है विभिन्न सोशल पोजीशन पद के अनुक्रम में कठोरता से एक प्रकार से अरेंज्ड होती है। उसका अरेंजमेंट एक कठोर अरेंजमेंट होता है। ये नहीं है कि कोई आदमी ऊपर से नीचे की जात में आ जाएगा या नीचे से की जात का ऊपर हो जाएगा, इस तरीके की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें परिवर्तन करता है व्यक्ति। एक जाति के सदस्य अन्य जाति के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। इनकी, उसने कहा कि ये जो विभिन्न सोशल स्टेटस की जो कास्ट है ये एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं, यानी निर्भर भी हैं। उनकी सेवाएं वस्तुएं दूसरे कास्ट पे निर्भर होती हैं। तो ये विभिन्न जो जातियां हैं वे अलग अलग भी हैं परंतु परस्पर निर्भर भी हैं, और वो निर्भरता प्रतिस्पर्धा की तरफ भी जाती हैं, कभी कभी उनमें संघर्ष भी होता है। तो ये बात है। उन्होंने रामपुरा गांव में कृषकों की का अध्ययन करने के उपरांत ये सारे विचार रखे, और उन्होंने जो रामपुरा गांव है कूर्ग में, उसका उसमें ब्राह्मण और लिंगायत जो समूह के लोग हैं और एक ब्राह्मण समूह के, उनके बीच, और फिर इसके में एक कृषक शूद्र वर्ण के भी थे। तो ये जो 3-4 जातियों के लोग हैं ये कैसे परस्पर रहते भी साथ में, और परस्पर इनमें प्रतिस्पर्धा भी है और कभी कभी संघर्ष भी है। तो इस सारे तथ्यों का उन्होंने काफी महत्वपूर्ण अध्ययन किया। और रामपुरा शोध कार्य में श्रीनिवास ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जातियों के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतलब जो अलग अलग जातियां वो अपनी जनसंख्या में यदि ज्यादा है और उनके पास संसाधन ज्यादा है तो वो प्रभुत्व डोमिनेट करेंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे, प्रभुत्वशील हो जाएंगे। और ये जो प्रभुत्वशील जातियां हैं ये जरूरी नहीं है कि उच्च जातियां ही हों। कभी कभी मतलब जो बैकवर्ड क्लास हैं या पिछड़ी हुई जातियां हैं वे भी चूंकि संख्या में ज्यादा है, संसाधनों के ऊपर उनका नियंत्रण ज्यादा है, तो वो प्रभुत्वशील हो जाएंगे। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये जो प्रभुत्व जातियां हैं इसकी अवधारणा उन्होंने रामपुरा के अपने शोध अध्ययन में ये पाया कि कुछ जातियां प्रभुत्वशील होती हैं, और उन्होंने किसी भी जाति को तब तक प्रभुत्व नहीं कहा जा सकता है जब तक वो जातियों की संख्या में अधिक ना हो। जैसे मान लीजिए कि एक्स जिला है, एक्स जिला मतलब बाराबंकी जिला फॉर एग्जांपल, या आपने लखनऊ जिला ले लीजिए या अयोध्या जिला ले लीजिए, जो भी जिले हैं। अब इस जिले में मान लीजिए कि ओबीसी की संख्या ज्यादा है, तो ओबीसी वहां पर प्रभुत्व जाति कहलाएगी, क्योंकि उसका लोकल कास्ट रिलेशनशिप में वो जाति संख्या में ज्यादा है, इसलिए उसका प्रभुत्व अन्य जातियों पे ज्यादा होगा, इवन ब्राह्मणों पे भी ज्यादा होगा, इवन शूद्रों पे भी ज्यादा होगा। इसी तरीके से जो जातियों के लोग ज्यादा संख्या में जिस क्षेत्र में रहते हैं वे उस क्षेत्र की प्रभुत्व जातियां कहलाती हैं, डोमिनेंट कास्ट कहलाती है। और ये डोमिनेंट कास्ट किस पे बनती है? इकोनॉमिक
स्टेटस तथा राजनीतिक जो उसकी जो राजनीतिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति है, जिन जातियों के पास ज्यादा है वो डोमिनेट करेगी। यानी डोमिनेंस ऑफ द कास्ट सोशल साइड से, कल्चरल साइड से नहीं तय हो रहा, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के ऊपर निर्मित हो रहा है। तो जिन जातियों के पास आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां ज्यादा हैं, वे राजनीति में निर्णय ज्यादा लेने के उसमें है, या उनके ऊपर उनके पास आर्थिक संसाधन ज्यादा है, तो वे डोमिनेट करेंगी, और वो डोमिनेट करेंगी तो उनको वहां पर उस क्षेत्र में डोमिनेंट कास्ट कहा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट डोमिनेंट कास्ट का उन्होंने दिया, बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है भारत में जातियों को समझने के लिए। दूसरी चीज उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया जातियों के कॉन्टेक्स्ट में, जातीय जो परिवर्तन है उसको सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत को, सोशल मोबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और यहीं पर संस्कृताइजेशन का कॉन्टेक्स्ट उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी है, एक निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति से ऐसा प्रभावित होता है कि अपने स्टेटस को वो ऊपर करना चाहता है। तो वो स्टेटस को कैसे ऊपर करेगा? वो उच्च जातियों के सभी तरीकों को वो अपनाने लगेगा, और इस तरीके से वो शिक्षा में भी, परंपराओं में भी, भोजन में भी, कपड़ा पहनने के तरीकों में भी वो उस तरीके से करना। तो यानी उसका वो क्या करता है, वो अपनी सामाजिक परिस्थिति को, सोशल स्टेटस को अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में मूव करने का प्रयास करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। समाज के अंदर ये जो गतिशीलता है, अपवर्ड मोबिलिटी, गतिशीलता भी दो तरह की है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ जाना या ऊपर की तरफ जाना। तो ये जो गतिशीलता है, अपवर्ड मोबिलिटी, ये सामाजिक परिवर्तन को समझा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने सोशल मोबिलिटी का दिया। भारत में गतिशीलता के प्रमुख स्रोतों में उन्होंने कहा कि खाली गतिशीलता के कई ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक कारण भी होते हैं, और वो ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक और कारणों में उन्होंने कहा कि जो शहर बंदरगाहों के नजदीक है या राजधानियों के नजदीक है, वहां के लोगों में सोशल मोबिलिटी ज्यादा होगी, यानी वहां भूमि स्वामित्व, आर्थिक अवसर की अवधारणा ज्यादा होगी, आर्थिक अवसर ज्यादा होंगे, भूमि को खरीदने और बेचने का क्रम ज्यादा होगा, तो वहां पे लोग अपनी मोबिलिटी, अपनी सामाजिक गतिशीलता ज्यादा दिखाएंगे। इसी तरह से गतिशीलता में उन्होंने शिक्षा को बताया, पश्चिम का प्रभाव जिन क्षेत्रों में ज्यादा है वहां सामाजिक गतिशीलता होगी। तो सामाजिक गतिशीलता में रोजगार है और व्यापार है, या हम कहें कि ये जो धर्म है, इसके माध्यम से भी लोग गतिशील होंगे। तो उन्होंने सामाजिक गतिशीलता के कॉन्सेप्ट को कई तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, और ये बताने की कोशिश किया कि भारत के अंदर जो हो रहा सामाजिक परिवर्तन है वो एक प्रकार का सामाजिक गतिशीलता है, और विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता कैसे होती है वो उन्होंने बताने का प्रयास किया। डिटेल में हम जाएं तो बहुत सारी चीजें उनकी हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे सामुदायिक विकास और राष्ट्र निर्माण की बात भी एम.एन. श्रीनिवास कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कैसे एक नेशन स्टेट बन के आ रहा है, और जातियों के साथ साथ उन्होंने सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी बात करी, और कम्युनिटी उन्होंने भारत में जो वेस्टर्नाइज्ड इलीट क्लास था वो कैसे डेवलप हो रहा था, वेस्टर्न इलीट क्लास किस तरह से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को और वेस्टर्न वैल्यूज को का समर्थन कर रहा था, उसकी बात उन्होंने कई शहरों के अंदर, और वो जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से वो किस तरीके से पश्चिमी मूल्यों को समर्थन कर रहा है, उससे कैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है, सामुदायिक विकास हो रहा है, और इससे किस तरह का नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, इसकी चर्चा भी वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में की। तो श्रीनिवास के विचार वास्तव में हमको भारत को
वृहद रूप में समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो 2-3 बातें यहाँ पर आपको और डिटेल में बताना चाहूँगा। श्रीनिवास का जो संस्कृतिकरण का सिद्धांत है, वो इसमें उनका समझना बहुत ज़रूरी है। पर जैसे संस्कृतिकरण का मतलब है कि निम्न जातियों के लोग जब अपने जातीय गतिशीलता के संदर्भ में उच्च जाति के लोगों के परंपराओं को, खाने पीने के तरीके को, रहने के तरीके को अपना लेते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझकर या अनजाने में, अपने 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 परिस्थिति को ऊपर करने के लिए, तो ऐसी प्रक्रिया को उन्होंने संस्कृतिकरण कहा। संस्कृताइजेशन क्या, इसमें एक एक अपर कास्ट के कल्चरल पैटर्न को लोअर कास्ट का आदमी या लोअर कास्ट के लोग फॉलो करने लगते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। ये नहीं कि वो अच्छा है या बुरा है, केवल इसलिए कि वो ऊपर का वर्ग, ऊपर की जो जातियां हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन जातियों के लोगों की जो रहने खाने के तरीके हैं, उनकी परंपराएं, उनके शादी ब्याह के तरीके, उनको वो धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं। और वो ये मानते हैं कि अगर हम करेंगे, वो कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, तो हम भी करेंगे। इसी तरह से उनके जैसे धर्म के कर्मकांडों को भी उन्होंने अपना लिया। तो वो उनका ये मानना है कि अगर हम उस तरह के को अपना लेंगे तो हमारा भी स्टेटस हाई हो जाएगा। तो स्टेटस के एलिवेशन के लिए, यानी स्टेटस को ऊपर करने के लिए अपने, वो उन चीजों को अपना लेते हैं। तो अपना लेते हैं बिना तर्क के। तो इस तरह के स्टेटस को ऊपर करने के लिए ऊपर की जातियों के तरीके को अपना लेना या अपनाने की प्रक्रिया को ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। और संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। फिर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट वेस्टर्नाइजेशन का था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया उन्होंने कहा कि पश्चिम देशों का जो भारत के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, पश्चिम शिक्षा, पश्चिम के मूल्य, उसको जो शहरों में रहने वाले अभिजात वर्ग के लोग हैं, वे उनके मूल्यों को अपना लेते हैं ब्लाइंडली। तो उस प्रक्रिया का नाम उन्होंने पश्चिमीकरण दिया। उसको कहा कि ये वेस्टर्नाइजेशन है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, यानी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज के ऊपर। और भारतीय समाज के लोग पश्चिमी, जैसे कपड़ा है, वेशभूषा है, तो आप देखिए कि भारत में वेशभूषा पहले कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता और इथनिक ड्रेसेस थी। अभी क्या है, हमने जब वेस्ट के लोग आए तो हम टाई, सूट, पैंट, कोट इत्यादि पहनने लगे। तो ये जो पहनने लगे, और ये एक हमारे यहाँ जानबूझकर या बिना जाने बूझे हमने स्वतः पूरी उनके खाने के तरीके, टेबल पे कैसे वो खाते थे वैसे हम, हमारे भारतीय समाज में जमीन पे बैठ के खाना था, लेकिन अब हम मेज कुर्सी पे, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। तो ये जो पश्चिमीकरण का, पश्चिम के भोजन का तरीका, पश्चिम के कपड़े पहनने का तरीका, पश्चिम के सोच, इसको जब हम सीधे सीधे अपना लेते हैं तो इसको पश्चिमीकरण कहा जाए। पश्चिम के तरीकों को सीधे बिना सोचे, बिना तर्क के अगर हम अपनाते तो पश्चिमीकरण। तो एक तरह से संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। गांवों के अंदर जातीय समूहों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में उन्होंने समझाया। दूसरी तरफ शहरों में हो रही पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया। तो ये पश्चिमीकरण और ये दूसरी तरफ संस्कृतिकरण, ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास ने भारत के समाज में समझाने का प्रयास किया है। इसको समझना बहुत आवश्यक होगा। भारत के समाज में, चूंकि समय की सीमा है हमारे पास, हम श्रीनिवास पे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ चीजें लिखी हैं, और मध्यम वर्ग के ऊपर भी श्रीनिवास ने अपनी बातें कही। लेकिन अब हम इसको संक्षेप में ये कहते हुए कि श्रीनिवास ने
श्रीनिवास को समझने के लिए हमको जो मौलिक श्रीनिवास के बारे में ये कहा जा सकता है कि श्रीनिवास ने भारतीय समाज को समझने के लिए मौलिक अवधारणाओं की प्रस्तुति की है, पहली चीज। और श्रीनिवास एक ऐसे समाजशास्त्री या मानव शास्त्री हैं जो ओरिजिनल भारत के संदर्भ में अपने ओरिजिनल विचार, अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे तो श्रीनिवास ने के का जो अध्ययन है वो सैद्धांतिक रूप में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच से प्रभावित है, लेकिन श्रीनिवास फील्ड व्यू के समर्थक हैं। वो कह रहे हैं कि फील्ड व्यू के आधार पे भारत को समझकर कुछ हमें अध्ययन देना होगा, और वो उन्होंने किया भी। अगर श्रीनिवास के अंत में कहा जाए कि मुख्य कृतियां क्या हैं, तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, जैसा हमने बताया था, सबसे पहली कृति आई 1942 में। फिर जो उनकी पीएचडी का रिसर्च थी, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कूट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये 1952 में आई। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, जिसमें संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में ये किताब बहुत है। और एक किताब उनकी द रिमेम्बर्ड विलेजेस के नाम से आती है। तो 5-6 किताबें तो आपको सबको याद रखनी होंगी एम.एन. श्रीनिवास के संदर्भ में। और एम.एन. श्रीनिवास के बारे में जो कुछ भी यहाँ संक्षेप में बताया जा सके, मैं तो ये कहूँगा कि यह केवल वानगी है। अगर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो पूरा ब्लॉक आप कायदे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि श्रीनिवास ने क्या क्या काम किए और कितना अच्छा उनका अध्ययन रहा, मौलिक अध्ययन रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूसरी इकाई की तरफ चलता हूँ, क्योंकि हमें दूसरी इकाई भी कवर करनी है आज। वो है रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट हुए। इनकी ट्रेनिंग एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी की है। ये आपने देखा होगा, अभी मैं पिछले कई व्याख्यानों में ये बात बताता आ रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के विद्वान लगभग एक हैं। प्रारंभिक जो विद्वान है वो मूलतः एंथ्रोपोलॉजी की ट्रेनिंग लेकर सोशियोलॉजी में आए हैं। इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी ट्विन सिस्टर्स हैं, जुड़वा बहनें हैं। अगर आप एक अच्छे समाजशास्त्री के रूप में किसी को देख रहे होंगे तो उसके अध्ययन में एंथ्रोपोलॉजी दिखाई पड़ेगी, और एक अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अध्ययन में एक अच्छा समाजशास्त्र भी दिखाई पड़ेगा। तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक जुड़वा बहनों की तरह इन सारे विद्वानों के मध्य मौजूद है। हम उसी क्रम में रामकृष्ण मुखर्जी को भी समझते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी एक बहुत ही प्रखर और मैं तो कहता हूँ बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास के समाजशास्त्री हैं, और उनकी प्रारंभिक, वो कलकत्ता से आते हैं और चूंकि वे बंगाल के हैं वो, तो बंगाल में उनका मुख्य अध्ययन है। लेकिन ये उसी फेज में है जिस फेज में, जैसे 1916 में आपके एम.एन. श्रीनिवास का जन्म है और ये 17 में जन्म है। तो ये सब एक ही पीढ़ी के, एक ही जनरेशन के समाजशास्त्री और मानव शास्त्री हैं। रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म 7 जनवरी को 1917 में बांग्लादेश के एक, आजकल जो बांग्लादेश, पहले तो बांग्लादेश नहीं था, पहले तो वो भारत का हिस्सा था, जसोर जिले में हुआ। जसोर जिले में जो इनके पिता और माता जो सतीन्द्र नाथ मुखर्जी और सती रानी देवी इनकी माता का नाम था, ये लोग वहां पर एक इंजीनियर जो भारतीय रेल के लिए काम कर रहे थे वो थे। सत्येंद्र नाथ मुखर्जी एक इंजीनियर थे और भारतीय रेल के लिए काम करते थे। उनके परिवार में इनका जन्म हुआ और बालक रामकृष्ण को स्वतंत्र और कठोर परिश्रम की शिक्षा इनके परिवार से मिली। अब क्या है कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित
समाजशास्त्री बने। लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा युवा रामकृष्ण जो है, मतलब युवा काल में जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं, वो 19वीं सदी के बंगाल में जो तर्कवाद था, तर्कवाद समझ रहे होंगे, क्योंकि बंगाल में अंधविश्वास बहुत था, तो अंधविश्वास के को नकारते हुए, उसका खंडन करते हुए एक जो रेनेसा का पीरियड था, उस रेनेसा के पीरियड में एक तर्कवाद भी पैदा हुआ। तर्कवाद का मतलब है कि साइंटिफिक तरीके से वहां के अंधविश्वासों को नकारा जाना तर्कवाद है। तर्क के माध्यम से, विज्ञान और तर्क, विज्ञान का बड़ा सीधा संबंध है। तर्क के माध्यम से वहां की उन कुरीतियों को, उन परंपराओं को जिसका कोई अर्थ नहीं था, वैज्ञानिक अर्थ नहीं था, उसको नकारने वाला जो एक दृष्टिकोण था, वो तर्कवाद कहलाता है। तो वो बंगाल में ये जो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में काफी आगे था। उसके तर्कवाद से युवा रामकृष्ण प्रभावित हुए, और वहां पर तर्कवाद के साथ आता है प्रत्यक्षवाद, जिसको पॉजिटिविज्म कहा गया। वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर कोई ज्ञान जो विकसित होता है वो प्रत्यक्षवाद कहलाता है। प्रत्यक्षवाद की मुख्य अवधारणाओं से इनका नाता हुआ, और उन्होंने उसको स्वीकार करके उसी लाइन पर अपनी विचार शुरू किए। और इन्होंने जो सामंती व्यवस्था थी, सामंतवाद था, उसका घोर विरोध किया, और सामंती संस्कृति को नकारते हुए उन्होंने तर्कवाद की बात करी, तर्क की बात करी। तो ये रामकृष्ण मुखर्जी जो है, ये रिपिन कॉलेजिएट स्कूल था, और मित्रा इंस्टीट्यूशन से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की, और बाद में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी पीएचडी मास्टर्स डिग्री करने गए, और जिसमें उन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर अपनी विशेषज्ञता हासिल की। ह्यूमन जेनेटिक्स एक पेपर होता है एंथ्रोपोलॉजी में, उस एंथ्रोपोलॉजी के उस पेपर में उन्होंने अपने विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन किया, और 1955 में उन्होंने जेसी ट्रेवर के मार्गदर्शन में सूडान की एक जनजाति थी जेबेल मोया के ऊपर, जो ट्रेवर के मार्गनिर्देशन में जेबेल मोया, जो सूडान में पाई जाने वाली प्राचीन निवासियों की शारीरिक विशेषताओं पर अपना शोध प्रबंध लिखा, और उसमें अपनी पीएचडी हासिल करी। तो ये जो कहते हैं ना कि बायोमेट्री एक होती है, जीवमिति, बायोमेट्री के ऊपर उनका अध्ययन है, और ये एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन है, बड़ा मशहूर काम इन्होंने किया। और उसके बाद इनके विचारों के ऊपर मार्क्स और एंजल के जो रैशनलिज्म है, तर्कशास्त्र है ना, वो तर्कशास्त्र का, मार्क्स और एंजल के तर्कशास्त्र का प्रभाव मुखर्जी के ऊपर पड़ता है। और दूसरा, रामकृष्ण मुखर्जी दूसरा भारत में वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, तो वो प्रशांत पीसी महालनोबिस नाम के एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन, मतलब सांख्यिकी के एक एक्सपर्ट, पीसी महालनोबिस नाम के एक सांख्यिकी के विशेषज्ञ के का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, और वो पीसी महालनोबिस ने 1944 में बल्कि 44-46 के दौरान एक D2 स्टैटिस्टिक्स जो है उसको इस्तेमाल करके मुखर्जी ने तमाम अपने अध्ययन प्रस्तुत किए। तो मुखर्जी के ऊपर ये स्टैटिस्टिक्स का भी प्रभाव पड़ा, और इस तरीके से एक कहा जाए कि रामकृष्ण मुखर्जी एक प्रकार से एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, दूसरी प्रकार से ये वैज्ञानिक तकनीक से समाजशास्त्र की प्रस्तुति भी कर रहे थे रैशनलिज्म में। तो उसी के दौरान इनके ऊपर, हमने जैसा बताया, इनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का भी प्रभाव रहा। ये कम्युनिस्ट पार्टी की बंगिया प्रोविंशियल किसान सभा के सदस्य बन गए, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में इन्होंने
के साथ जुड़कर इन्होंने कृषक आंदोलन पे कृषक आंदोलन में काफी काम किया और 1941 से 46 तक उन्होंने बोगरा, जो अब आजकल बांग्लादेश में है, बोगरा में कृषक आंदोलन पर, किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस पार्टी में यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए मुखर्जी अनेक जाने माने लोगों के साथ संपर्क में आए और जैसे आपको याद होगा पीसी जोशी का नाम लिया जाता है। पीसी जोशी भी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर थे। उनके प्रभाव में इनका उन पीसी जोशी का प्रभाव इनके कार्यों पे दिखाई पड़ता है। पीसी महालनोबिस का भी प्रभाव इनके ऊपर दिखाई पड़ता है। और 1944 में महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की कलकत्ता में स्थापना की और वहां पर उन्होंने कुछ नवयुवकों और नवयुवतियों को बुलाकर अपॉइंट किया। उसमें से रामकृष्ण मुखर्जी भी थे। रामकृष्ण मुखर्जी ने 1944 में नियुक्ति पाकर ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में 1979 तक कार्य किया। यानी एक लंबा पीरियड उनके पूरे करियर का पीरियड समझिए ISI में रहा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में रहा। लेकिन अब आप कहेंगे कि एक समाजशास्त्री स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में क्या कर रहा होगा, तो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण D2 स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके तमाम ऐसे रिसर्च किया, तमाम एक ऐसी चीजों को प्रस्तुत किया। उनके 2-3 लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेख है एन assessment excuse me, an assessment of the after effects of a famine in Bengal। यानी बंगाल में जो फेमिन हुआ था, फेमिन का मतलब भूखमरी जो आई थी, उसका जो आफ्टर इफेक्ट था उसका उन्होंने असेसमेंट किया, इम्पैक्ट असेसमेंट किया। वो बहुत महत्वपूर्ण था। एंड दूसरा अध्ययन उनका आया ए प्लान फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल फेमिन आई उसके बाद रिहेबिलिटेशन यानी उनका पुनर्स्थापन, उसके ऊपर उन्होंने प्लान एक प्रस्तुत किया, ए प्लान फॉर द रिहेबिलिटेशन। उसका उन्होंने चट्टोपाध्याय मुखर्जी के नाम से वो दस्तावेज सामने आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 1946 में उन्होंने फेमिन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बंगाल के नाम से ये एक किताब प्रकाशित की। उस किताब में ये दोनों आर्टिकल उनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बैकग्राउंड के तरह से हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में रहते हुए इन्होंने एक जो वाइड सोशल सर्वे टेक्निक्स को डेवलप किया और जो सोशल सर्वे टेक्निक्स थी खासतौर से ग्रामीण समाज में जो डेट को कहते हैं ऋण लेने की जो प्रथा थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक सोशल सर्वे का भी एक डिवाइस और सारी चीजें प्रस्तुत की। तो मुख्यतः इनके विचार अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान एवं पतन के पीछे सामाजिक शक्तियों की बात इन्होंने अपने अध्ययन में उठाई। इनकी किताब जो है द ईस्ट इंडिया कंपनी 1955 में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और उसमें ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर भारत में और भारत के अलावा कई अन्य देशों में किस तरीके से अपना आधिपत्य जमाया। फिर मैं तो ये कहूंगा कि अगर रामकृष्ण मुखर्जी को पढ़ना है तो जो साम्यवादी विचारधारा है उसको समझना पहले जरूरी होगा, क्योंकि पूंजी और कैपिटल का जो वो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, उसको रामकृष्ण मुखर्जी पढ़ रहे हैं और सामाजिक दूरी और सामाजिक असमानता को समझने के लिए उन्होंने मार्क्सवादी विचारधाराओं को लिया। फिर उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज को समझने के लिए भी अपने विचार दिए। उनकी किताब है 6 विलेजेस ऑफ बंगाल। ये जो किताब है इसमें उन्होंने बंगाल के 6 गांवों का मौलिक अध्ययन करके बताया कि किस तरीके से वहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है, किस तरह से रिलीजियस रिलेशनशिप और इकोनॉमिक रिलेशनशिप और सोशल रिलेशनशिप कैसे फंक्शन कर रही है, उसको उन्होंने पूरे
सर्वे बेस्ड स्टडी करके बताया। तो मुखर्जी का एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे मुखर्जी सामाजिक आर्थिक आधार और सामाजिक जीवन के को रिलेट करके अपने अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर मुखर्जी के अध्ययनों को हम कुछ बिंदुवार देखें तो भारत में ग्राम समुदाय और खास तौर से रूरल सोसाइटी में होने वाले परिवर्तन को समझने का महत्वपूर्ण प्रयास इन्होंने किया। रामकृष्ण मुखर्जी ने सोशल नेटवर्किंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है ना। तो रामकृष्ण मुखर्जी का सोशल मोबिलिटी इन रूरल सोसाइटी इन इंडिया के ऊपर भी काम है। कैसे मोबिलिटी हुई है सोसाइटी में, ये सारे बिंदु हम रामकृष्ण मुखर्जी के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। मुझे लगता है आज की चर्चा हमें यहीं समाप्त करनी होगी और अगले में जब हम मिलेंगे तो अब कई नए समाजशास्त्रियों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।